हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हम लोग का लेक्चर है उसमें हम लोग ने कवर करना है इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम हम देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सीरीज सर्किट्स के अंदर ये चेक करना कि करंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू इम्पीडेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम वोल्टेज अक्रॉस ईच इम्पीडेंस हम लोग जो कंपोनेंट के अंदर हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद पावर फैक्टर हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है, और इसी तरह सिंपल सीरीज आरएलसी सर्किट है उसके अंदर हम लोगों ने अगर करंट फाइंड करना है, टोटल इम्पीडेंस फाइंड करनी है, या वोल्टेजेस अक्रॉस ईच कंपोनेंट फाइंड करना है, तो और ये हम लोग कैसे यानी कि फाइंड कर सकते हैं। ये आज हम लोग का लेक्चर इसके ऊपर बेस होगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहले फेजर इम्पीडेंस डायग्राम से। और इम्पीडेंस डायग्राम आप लोग देख रहे हो कि ये आपके राइट पे शो हो रही है। सबसे पहले ये कि इम्पीडेंस डायग्राम के अंदर आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस, जिसको आप इम्पीडेंस फॉर्म के अंदर इस तरह लिखते हैं, ये आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और उसके बाद जो इंडक्टर होता है उसकी इम्पीडेंस को हम कैसे लिखते हैं, ये आप जेड एल टू एक्सएल एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक्सएल आपकी जो है इंडक्टेंस की वैल्यू होगी, जो भी कोई भी हो सकती है वैल्यू। और उसके बाद आपकी जो इम्पीडेंस जो है कैपेसिटर की, वो किस तरह हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटेंस है एट एंगल ऑफ -90 डिग्री। इसकी अगर आप लोगों ने फेजर इम्पीडेंस डायग्राम देखनी है तो इम्पीडेंस डायग्राम क्या होगा, इसका आपका देखें रेजिस्टेंस के केस के अंदर, तो इसका एंगल इसका 0 डिग्री है। तो फॉर एग्जाम्पल ये इसका मतलब है ये आपका इसमें एंगल कोई नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर इसका रहेगा, और ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो आपका वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका वेक्टर है उसकी लेंथ को। इसी तरह अगर आप देखें जेड एल को देखें, इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जो है इंडक्टर जो है उसके आप अगर देखें तो आपको जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी कि ऊपर अपवर्ड साइड पॉजिटिव साइड के ऊपर इमेजिनरी एक्सिस के। और इसकी जो इंडक्टेंस है जो कोई भी वैल्यू हो सकती है जो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली आपको कैपेसिटर के केस के अंदर भी यही चीज़ है कि इसका एंगल जो -90 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव हुआ हुआ है। इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि जो टोटल इम्पीडेंस है, अगर ये जो लाइन अभी लिखी हुई है इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि टोटल इम्पीडेंस हैज एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इन अ सर्किट, देन द नेचर ऑफ दैट सर्किट इज रेजिस्टिव। यानी कि अगर आपने ये अगर आपको कोई सर्किट है उसकी अगर आपने टोटल इम्पीडेंस निकाली है, और उसका कोई भी मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, तो उसका एंगल अगर आपका टोटल इम्पीडेंस का 0 डिग्री अगर आया तो वो उसकी सर्किट की जो नेचर होगी रेजिस्टिव होगी। इस अगर आपका एंगल अगर 90 डिग्री अगर आ गया, ये अगर आपका अगर 90 डिग्री है, तो आपका जो सर्किट होगा वो इंडक्टिव नेचर में होगा। और अगर यही आपका एंगल जो है आपका -90 डिग्री है, तो आपका जो सर्किट है वो एज अ कैपेसिटिव बिहेव करेगा। सीरीज सर्किट में देखते हैं हम लोग, ये जिस तरह Z1 Z2 Z3 है और अप टू सो ऑन जितने भी आगे कंपोनेंट्स लगे हुए हों इसके अंदर, तो इसमें टोटल इम्पीडेंस आपकी क्या होगी, इन सब का प्लस होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करते थे, आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बिल्कुल वैसे ही है। एग्जाम्पल हम लोग करते हैं इसमें। ये आपका सिंपल सीरीज सर्किट है जिसमें आपके एक रेजिस्टेंस लगी है, एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने फाइंड करना है इसमें टोटल इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस डायग्राम बनानी है आप लोगों ने। टोटल इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा आपका, ये आपका अगर जेड टी इज इक्वल टू जेड आर प्लस जेड एल, ये आपका जेड आर हो गया और ये आपका जेड एल हो गया। ठीक है, जेड आर का वही आपको आर एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, और जेड एल की आपका एक्स एल एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आर की वैल्यू जो है आपको पता है 4 है, 0 डिग्री है आगे एंगल, और एक्स एल की वैल्यू आपको पता है 8 ओम है। अब आप देखो इन दोनों को ऐड आप नहीं कर सकते, ये 4 और 8 ऐड नहीं हो सकते, एंगल इस ऐड नहीं हो सकते। सॉरी। तो ये आपको मैंने एडिशन रूल में बताया था कि जब इनके एंगल के अंदर 180 का फेज डिफरेंस होगा तब आप लोग इसको ऐड कर सकते हो, और या आपके एंगल दोनों सेम होंगे तब आप इनकी मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर सकते हो और एंगल आपका वही रहेगा। लेकिन इसमें आपको मैंने बेहतर यही तरीका बताया था कि आप फेज, ये आपका जो फेजर फॉर्म है, पोलर फॉर्म जिसको भी कहते हैं, ये पोलर फॉर्म को आप कर लो रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आपने ने करना है तो आप क्या करते हो, आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक कंपोनेंट होता है एक्स होता है और एक होता है वाई होता है। एक्स क्या होता है,
एक्स इक्वल टू जी कॉस थीटा। इसमें आपका जो जी है ये आपका वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है। यहाँ पे जी आपका जो है 4 है, ये आपका 4 आ गया, और थीटा आपका 0 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 0 आपका 1 होता है, और ये आपका 4 आ जाएगा एक्स कंपोनेंट। वाई जो है आपका देखो इसके अंदर कोई भी आपके पास जी साइन थीटा होता है, ठीक हो गया। और साइन 0 क्या होता है आपका 0 हो जाता है, और आपका ये मल्टीप्लाई होकर आपका 0 आ जाएगी वैल्यू आपकी। ये 4 इंटू साइन 0, तो ये आपकी वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। तो आपका आपका जो इमेजिनरी कंपोनेंट वो 0 है आपका, और जो आपका रियल कंपोनेंट है वो आपका एक्स जो है वो 4 आपका, और यानी कि आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर क्या बन जाएगी एक्सप्रेशन आपकी 4 प्लस 0 जो। इसी तरह अगर आप इस एक्सप्रेशन को जाएं तो आपका आपने एक्स निकालना है जो रियल यानी कि फॉर्म में रियल वैल्यू है, और जो आपकी इमेजिनरी वैल्यू है वो है आपकी। तो इसी तरह आपका जो कॉस 90 होगा वो आपका 0 हो जाएगा, आपका रियल वैल्यू होगी आपकी 0 हो जाएगी, और आपकी जो साइन 90 है वो 1 हो जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू वो आपकी 8 8 जे आ जाएगी आपकी, ठीक हो गया। तो आपका क्या इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम कैसे देखेंगे 0 प्लस 8 जे, या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया। तो आपकी क्या है, एक यहाँ पे आपका कंपोनेंट आ गया 4 आ गया, एक आपका आ गया 8 जे आ गया। इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो आपका ये एक्सप्रेशन है, आप इसको लिख सकते हो ये 4 प्लस 8 जे आ गया टोटल इम्पिडेंस आपकी। अब आपने जो है इसमें जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने इसको ड्रा करना है। तो इम्पिडेंस डायग्राम अगर आपने आपने ड्रा करनी है, तो इम्पिडेंस डायग्राम में क्या आपका ये आपका रियल कंपोनेंट हो गया जो आपका 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपका 4 हो गया वेक्टर, और आपका जो इमेजिनरी के ऊपर है वो आपका 8 हो गया, ये आपका इमेजिनरी साइड होगी आपकी 8 की, ठीक हो गया। और अगर आपने इसमें अब बनाना है, आपने एंगल बनाना है, आपने ये दो कंपोनेंट्स तो आपके ड्रॉ हो गए यहाँ पे इम्पीडेंस के डायग्राम के अंदर। एंगल आप लोगों ने ड्रा करना है फेजर, इसको आप लोगों को जाहिर सी बात जब आपको एंगल चाहिए तो आपको फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फेजर फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या होता है, ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपका एंगल है। तो आपका मैग्नीट्यूड कैसे आता था, z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। तो आपका x ये है, और जो आपका y है वो ये है 8। तो इन दोनों का प्लस का स्केयर लेके इनको ऐड कर रहे हैं, और आप अंडर रूट लें तो आपको 8.94 आ जाएगा। और आपका ये एंगल किस तरह आया, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया इस तरह, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। y आपका 8 है और x आपका 4 है, तो ये आपका एंगल आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको ड्रा कर लें, आपका ये पॉजिटिव एंगल है, और इसका यानी कि यहाँ से आपका एंगल ड्रा हुआ हुआ है रियल एक्सिस से, और ये आपकी आ गया मैग्नीट्यूड आ गया जो कि आपका ZT, ये मैग्नीट्यूड आपका ये वाला मैग्नीट्यूड है। ZT जो है आपका, ये आपका ZT आ गया। इसमें आपको सीरीज सर्किट के अंदर जो है आपका ये एक सिंपल सीरीज सर्किट है जिसमें आपका करंट है, ये टोटल इम्पीडेंस है, ये वोल्टेज क्रॉस Z1 है, ये दूसरी इम्पीडेंस है जिसके क्रॉस वोल्टेज 2 है। टोटल इम्पीडेंस आपकी क्या होगी, Z1 होगी प्लस Z2 हो जाएगी, ठीक है। वोल्टेज क्रॉस इम्पीडेंस 1 के क्रॉस क्या वोल्टेज कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, वो V1 इक्वल टू IZ1, ये सिंपल ओम्स लॉ ही है आपका। ये Z जो है खाली आपकी कह सकते हो कि रेजिस्टेंस भी हो सकती है, इंडक्टेंस भी हो सकती है, कैपेसिटेंस भी हो सकती है। और सिंपली आपका जो V2 क्रॉस यानी कि जो आपका Z2 है वो आपका सिंपल फॉर्मूला ये V इक्वल टू IZ2। टोटल करंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, E ओवर ZT, ये आपका सिंपल वही जो हम पहले पढ़ते थे RT वगैरह। और अगर जो वोल्टेज आप लगाएं अगर हम आप इसके अंदर, तो आपका क्या होता है कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच इम्पीडेंस, यानी कि जो आपके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं V1 और V2 इन दोनों का जो एडिशन होगा वो इक्वल होगा इसके टोटल सप्लाई वोल्टेज के। वो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू V1 प्लस V2, और ये आपने KVL अप्लाई किया हुआ है। वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम लोग करते थे। और पावर टू द सर्किट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ये आपकी पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट है आपकी P इक्वल टू VI cos थीटा। थीटा डी क्या आपका फेज डिफरेंस है E के अंदर और I के अंदर। फेज डिफरेंस जो है आप लोगों का जो भी एंगल होगा वोल्टेज के अंदर आपका, और जो करंट के अंदर आपका एंगल होगा, उन दोनों का सिंपली आपका जो होगा थीटा टी डिफरेंस आप लोग लेंगे, थीटा टी V माइनस थीटा I। जो उनके एंगल होंगे उनके माइनस हो जाएंगे, वो आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा, और वो यहाँ पे पुट हो जाएगी वैल्यू।
इसी तरह अगर आप पावर फैक्टर अगर आप लोगों ने देखना तो पावर फैक्टर आप ये हम इस पावर फैक्टर आपका जो है ये फैक्टर आपको पावर फैक्टर को इंडिकेट करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप एक साइड पे कर लें और पी ओवर ई आई हो जाएगा आपका। और आप यहाँ से भी पावर फैक्टर इस फार्मूला के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करें अगर आप, तो आपका पावर ये ऊपर वाली पावर क्या है, इसके आर ई आई आपका करंट कट किया, आई आर ओवर ई यानी कि लेफ्ट लेफ्ट रह गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना, करंट जो है आपका नीचे डिवाइड हो गया ई ओवर आई। ये आपका जो है आपका जेड टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका रेजिस्टेंस। ये डिफरेंट, ये एक और फार्मूला भी जिसके जरिए आप पावर फैक्टर मालूम कर सकते हैं। एक पावर फैक्टर जो है आपका, एक सिंपल पावर फैक्टर आपका ये भी होता है P इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ए जो के ऊपर लिखा हुआ है ये, और ये आपका इक्वल होता है आर ओवर जेड टी। आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, ये सेम है चीज़ें। ये एक सिंपल RLC सीरीज सर्किट है, ये आप लोग एग्जांपल हम एक करने जा रहे हैं जिसमें जिसमें आपको जो आपको ये वोल्टेज दी हुई है आपको टाइम डोमेन के अंदर, और ये करंट भी आपको टाइम डोमेन के अंदर ट्रैवल कर रहा है इस सर्किट के अंदर। अब वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इंडक्टेंस फाइंड करनी है, और कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। याद रहे कि ये जो कंपोनेंट्स वी आर लिखे हुए हैं इसके अंदर, ये आपके कैपिटल के अंदर है। हमेशा ये याद रखिएगा कि आपके जो कैपिटल वर्ड्स हैं, ये वाले कैपिटल है, ये आपके फेजर डोमेन के अंदर है। ये आप लोगों ने डिफरेंस हमेशा याद रखना है। ये आपके छोटे जब होंगे लिखे हुए तो ये वो आपके होंगे टाइम डोमेन के अंदर, बड़े वाले आपके फेजर डोमेन में, छोटे वाले जो सिंबल्स होंगे वो आपके टाइम डोमेन के अंदर होंगे। इसी तरह आपकी जो वोल्टेज जो है टाइम डोमेन के अंदर इसका स्मॉल लेटर है ई, और इसी तरह आपका ये करंट आपका स्मॉल लेटर में आपका टाइम डोमेन के अंदर है। आप लोग वो उसने बुक ने कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है टोटल इम्पीडेंस जेड टी, फाइंड करनी, करंट फाइंड करना है। ये देखो आपका कैपिटल है तो आपने इसको फेजर फॉर्म के अंदर कैलकुलेट करना है। ये भी आपका कैपिटल है, वी आर बी, वी एल बी, वी सी बी, ये आपने चारों चीज़ें जो है फेजर फॉर्म के अंदर फाइंड करनी है। और ये आपका टोटल पावर है आपकी जो हम कैलकुलेट करेंगे, पावर फैक्टर फाइंड करना है, इम्पीडेंस डायग्राम बनानी है और फेजर डायग्राम बनानी है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोगों ने ये सर्किट दोबारा बनाया फेजर नोटेशन के अंदर। आपकी वोल्टेज डोमेन, वोल्टेज जो था टाइम डोमेन के अंदर, उसको हम लेके गए हैं फेजर डोमेन के अंदर। अब आपको ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि फेजर डोमेन के अंदर जो है आपको चाहिए होता है कि वी आर एम एस, ये आपका वी आर एम एस है, और ये आपके टाइम डोमेन के अंदर जो है ये आपकी वी पीक है। तो आपको ये पता होगा कि आपको इन दोनों का आपस में फार्मूला क्या था, वो वी आर एम एस क्या था, वी आर एम एस इक्वल टू वी पीक डिवाइड बाय अंडर टू। तो वीपी को डिवाइड करेंगे अंडर टू से, आपकी ये चीज़ आ जाएगी 50 आ जाएगी। और एंगल आपका कोई नहीं है, यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे फेज डिफरेंस कोई नहीं है तो ये 0 डिग्री होगा, ठीक। उसके बाद आप लोगों ने अब टोटल इम्पीडेंस फाइंड करनी है। टोटल इम्पीडेंस क्या है, Z1। इसमें कितनी इम्पीडेंसेस हैं, 1 2 और ये 3 है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये आपके आर के केस में आ जाएगी, ये आपके एक्सएल के केस में आ जाएगी, आपके एक्सी ZC के केस में आ जाएगी। सिंपल आप लोग याद रखें, आप लोगों ने इसको इम्पीडेंस की फॉर्म में अगर लिखना है तो आप लोगों को चाहिए 7 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और इंडक्टर केस में आप याद रखें इम्पीडेंस के अंदर पॉजिटिव होता है, और अगर आपने कैपेसिटर केस में रखनी है तो आपका एंगल जो हो जाएगा वो -90 हो जाएगा। ये सिंपल आप याद रखें। साथ उसके वही इंडक्टेंस की जो वैल्यू हो जाए, कैपेसिटेंस की वैल्यू साथ आ जाएगी लिखी हुई। इसी तरह अगर आप अब इन देखें, अभी तीनों फॉर्म्स आपके पास आ गई फेजर के अंदर, आप लोग इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनके एंगल्स जो हैं सेम नहीं है और उनके आपस में 180 का डिफरेंस नहीं है। तो आप इनको बेहतर है कि आप उसको कन्वर्ट करें उसके अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अच्छा, एक मैं चीज़ यहाँ पे बता दूँ, आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इसको कन्वर्ट। बार बार आप वो फार्मूला ना लगाएं जो हम लोगों ने पीछे लगाया था, जिसमें था आपको ने एक्स फाइंड करना होता था और वाई फाइंड करना होता था, ठीक है। एक्स इक्वल जेड कॉस थीटा, वाई जेड साइन थीटा, वो नाप लगाएं बेशक। सिंपल आपको पता है कि कैपेसिटर के केस, रेजिस्टेंस के केस के अंदर आपकी 0 होता है एंगल, तो आपका सिर्फ रियल वैल्यू आएगी। इंडक्टर के केस के अंदर आपका 790 डिग्री है, तो आप समझ जाए कि आपने सिर्फ इसको रिप्लेस कर देना, 7 और जे जो है आपका 90 डिग्री से रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह आपका जो
ये कैपेसिटेंस के केस के अंदर अपने इस फेजर से रेक्टेंगुलर में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा और -3 आ जाएगा, उसकी 90 की जगह के ऊपर आ जाएगा। ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, आप इसको याद रखें, वो बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपका ये 3+4g आपका एक्सप्रेशन आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, इसको आपने कन्वर्ट किया पोलर फॉर्म के अंदर, वही फार्मूला आपने यूज करना है। z इज इक्वल टू 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर और tan थीटा जो आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। ठीक है, इसको मैं बार बार नहीं कर रहा, ये आपने कन्वर्जन याद रखनी है इस टाइप के अंदर। ये आपका थीटा यहाँ से आया है, ठीक है, ये y आपका ये वाला आ गया और 3 आपका ये x आ गया, और ये आपको बता दी किस तरह आएगा। इम्पीडेंस आपकी फाइंड होगी। अब आप देखो इसकी इम्पीडेंस डायग्राम लोग ड्रॉ करनी है। 3+4j आपका, ये आपको देखो 3 के आ गया वेक्टर, ये रियल वेक्टर, और जो 4 आपका ये आगे इमेजिनरी के ऊपर साइड के ऊपर जो पॉजिटिव है। अब आपने जो है इसको x और इम्पीडेंस जो है आपकी, ये तो टोटल इम्पीडेंस हम लोग ड्रा कर रहे हैं। इसमें आपका 5 ओम आ गया, ये आप लोगों ने किया ड्रा। इसके मैग्नीट्यूड जो है 5 ओम है, और आपका जो एंगल है वो आपका ये 53.13। सिमिलरली आप लोगों ने इंडक्टेंस के लिए इम्पीडेंस ड्रा करने, तो आपका क्या है 7 ओम, 7 और एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री है, तो ये आपकी इम्पीडेंस आ गई 7, और इसका एंगल जो है आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसी तरह आपकी जो वो है कैपेसिटर के केस के अंदर आपने इम्पीडेंस ड्रा करनी है, तो आपकी 3, ये अक्सर मैग्नीट्यूड को लाजमी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एरो किसका बड़ा होगा किसका छोटा रखना आप लोगों ने। ये 3 इसका कम है, तो इसका एंगल क्या है -90, इसलिए आपको डाउनवर्ड ड्रा होगा कैपेसिटर के केस के अंदर। ये आपकी इम्पीडेंस डायग्राम बन गई है। करंट आप लोगों ने फाइंड करना है, टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे, E/ZT। ये आपको पता है कि 50 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, ZT आपने ऊपर अभी निकाला है 5 एट एन एंगल 53.13, आपका करंट आ गया -53.13 आ गया, ठीक है। ये एंगल ऊपर चला जाएगा तो -53.13 और साथ ही इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड करनी है। सिमिलरली वही फार्मूला है जो ओम्स लॉ का है, VR/IZR। ये आपका फेजर फॉर्म के अंदर है करंट, और ये आपका रेजिस्टेंस है Z3 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ये आपका सिंपली आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 3 30 आ जाएगा, एंगल इसका आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल आ गया। इंडक्टेंस के केस के अंदर वोल्टेज क्या होगी, ड्रॉप उसके, करंट आपको पता है ये सेम है, और 7 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आपका इम्पीडेंस है उसकी इंडक्टेंस की, और ये सिमिलर मल्टीप्लाई होगा 70 आ गया, और ये दोनों एंगल्स जो है ऐड हो गए, फिर 36.87 आ गया। कैपेसिटर का भी यही केस है आपका। सिमिलरली पावर आप लोगों ने फाइंड करनी है, तो वो कैसे होगी, पावर आपका फार्मूला पता है, आप वी cos थीटा, थीटा जो है आपका क्या है वी पे वोल्टेज, थीटा टी जो आपका फेज डिफरेंस जो है वोल्टेज का और करंट का की इक्वेशन के अंदर जो आपका फेज डिफरेंस है, एंगल जो है उसका डिफरेंस जो है, वोल्टेज के केस के अंदर आपका जो एंगल है वो आपका क्या है 0 डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री है। और आपका जो करंट है उसके अंदर आपका जो एंगल है वो आपका है -53.13, तो 0 थीटा वी माइनस थीटा आई, तो 0 माइनस -53.13, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, आपका एंगल प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, तो कॉस आप दिस करेंगे तो आपका 0.6 आ जाएगा, और 50 जो उसका मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, और जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो 10 आपस में मल्टीप्लाई होकर 500 हो जाएगा। ये आपकी टोटल पावर आ गई 300, ठीक हो गया। अब पावर, टोटल पावर आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो, टोटल पावर इक्वल टू I² R आपको पता है 3 है, और जो इसका I का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है आपका, इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं आप। 300 वाट आ गया। आप लोग ये तीसरा मेथड है, तीसरा फार्मूला है आपका, इससे भी आप पावर फाइंड कर सकते हो कि आपका जो टोटल पावर ड्रॉप हो रही है रेजिस्टेंस के क्रॉस, इंडक्टेंस के क्रॉस और कैपेसिटेंस के क्रॉस, उन तीनों का सम आप करेंगे तो आपकी टोटल पावर निकल आएगी। तो वी आर आपकी रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या फार्मूला वही आप यूज करेंगे, वी आई cos थीटा। सिंपली जो आपका जो वी होगा वो आपका ड्रॉप होगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के, और इसी तरह आपका जो वी एल होगा वो सिंपल वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टर के, और जो वी सी वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस कैपेसिटर के।
और जो आपका थीटा टी होगा वो आपका फेज डिफरेंस होगा इस वोल्टेज के और करंट के जो एंगल उसका फेज डिफरेंस होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो थीटा टी है इंडक्टर्स के केस के अंदर उसमें वोल्टेज जो ड्रॉप हुई है इंडक्टर के क्रॉस उसका जो एंगल होगा उस और जो उसका में से जो करंट गुजरा उसका जो एंगल है उसका उनका आपस में फेज डिफरेंस होगा। सिमिलरली कैपेसिटर का भी यही यही चीज़ है कि इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो आपका थीटा होगा। आपको वी आर का पता है कि इसकी वैल्यू क्या थी 30 मैग्नीट्यूड ये 30 है और करंट का आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू है आपकी 10 और 30 इंटू 10 किया और आपका वी वी आर में पता आपका वी आर एंगल आपको पता है ये वाला इसके अंदर 53.13 वी आर का और जो करंट का एंगल है वो आपको माइनस जे है। तो ये दोनों का इन दोनों का डिफरेंस जो होगा तो थीटा वी माइनस थीटा आई तो थीटा वी आर है ये वाला। तो वी आर जो है आपका ये है माइनस ये माइनस और ये माइनस करेंगे आप माइनस 53.13। अच्छा आप लोगों का यहाँ पे थीटा आई जो आपके माइनस 53.13 डिग्री तो ये आपका सिंपल माइनस 53.13 ये आपका प्लस हो जाएगा तो आप लोगों का एंगल फेज डिफरेंस जो है उसके केस के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर आपका 0 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपकी चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई भी है जो आपका 0 डिग्री आ गया थीटा टी आपका कॉस ऑफ 0 आपका 1 आ गया 13 टू 10 किया ये आपका 300 वाट आ गया। इसी तरह आपका जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है और उसका एंगल और जो करंट है उसमें से गुजर रहा है इंडक्टर के अंदर से उसका जो एंगल है वो उसका फेज डिफरेंस होगा। तो वो आपका फेज डिफरेंस क्या है 36.87 वोल्टेज का एंगल है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये 36.87 और जो करंट का एंगल है वो आपका है -53.13 इन दोनों का जो आपका फेज डिफरेंस होगा वो यहाँ पे शो किया होगा ये दोनों। तो ये दोनों प्लस हो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये 90 डिग्री बन जाएगा फेज डिफरेंस cos 90 आपका जीरो होता है तो ये फैक्टर आपका जीरो हो जाएगा ये आपका जीरो आ गया। इसी तरह आपका जो देखो आप कैपेसिटर के केस के अंदर आपका जो थीटा सी है वो फेज डिफरेंस है वोल्टेज के एंगल और जो करंट का एंगल उसका फेज डिफरेंस है वो हम ये रिप्रेजेंट किया होगा। तो ये भी आपका 90 बनता है और आपका ये cos 90 जीरो हो जाएगा ये भी फैक्टर आपका जीरो हो गया और आपका जो पावर आ गई वो 300 वाट आ गई। अब आप लोगों ने पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था एफ पी इज इक्वल टू कॉस थीटा टी। थीटा टी जो है आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज और करंट की जो इक्वेशन था उसके अंदर थीटा भी आपका जो था उसमें वोल्टेज क्या उसमें एंगल उसमें क्या था आपका 0 डिग्री था आपका एंगल और ये आपका एंगल 0 डिग्री और करंट के केस में क्या आपका एंगल है टोटल करंट में -53 पॉइंट ये आपका प्लस हो जाएगा और cos ऑफ 53.13 तो आपका 0.6 आ जाएगा। और ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हुआ हूँ कि लीडिंग और लैगिंग हमने कब लिखना है तो ये आपका लैगिंग केस है क्योंकि इसमें आपकी वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है करंट को। जाहिर सी बात है आपका जो वोल्टेज है वो आपका जीरो से शुरू हो रही है उसका प्लस जीरो स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो से और जो आपका करंट है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है -53.13 से शुरू हो रहा है मतलब यहाँ पे आप समझ लो यानी कि वो राइट शिफ्ट हुआ हुआ है यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है इसका मतलब यह है कि आपकी वोल्टेज की वेवफॉर्म पहले आ रही है करंट के बाद में तो इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रही है करंट को ये वोल्टेज की ठीक है इसलिए आपका ये जो पावर फैक्टर लैगिंग केस है ये और ये आपको दूसरे फार्मूले से इसने यानी कि बताया हुआ कैलकुलेट करके आप इज टू आर ओवर जेड टी या आपका आर जो 3 ओम है और जेड टी आपका 5 ओम है 0.6 आ जाता है लैगिंग आ जाता है। फेजर डायग्राम आप लोगों ने बनानी है इसकी फेजर डायग्राम को हम लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ कैसे बनानी है तो उसमें आपको एंगल रिक्वायर्ड होता है और आपको उसके मैग्नीट्यूड्स का पता होना चाहिए। फेजर डायग्राम आप लोगों ने बनानी है तो उसमें आपका वी एल आपको पता होगा वी आर पता होगा और आपको वी सी पता होना चाहिए आपको। ठीक है आप लोगों को वी एल का पता है क्या है उसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल
तो 70 इसका मैग्नीट्यूड है, एंगल आपका 36 पॉजिटिव है, इसका मतलब रियल एक्सिस पॉजिटिव रियल एक्सिस के से ऊपर बना हुआ है वो, ये आपको पॉजिटिव एक्सिस और इसके ऊपर यानी कि 36.87 पॉजिटिव डिग्री है इसका एंगल जो है, और इसका मैग्नीट्यूड भी आपको 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 70 है। इस तरह आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस केस के अंदर आप लोग देख लो मैग्नीट्यूड 30 है, और आपका एंगल जो है वो -50 यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ये, और पॉजिटिव गैलेक्सी से मेजर करेंगे -52.13 है। ये आपका आ गया, ये आपका 30 आ गया, और आपका एंगल बन गया 53.13, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसी तरह आपका वी सी जो है, वी सी आपका जो है उसका 30 इसका भी 30 है जी, 30 है, और उसका एंगल जो मैंने 43.13 ये भी आपका डाउनवर्ड में बनेगा। तो ये यहाँ तक आपका 180 है, तो यहाँ तक आपका -143.13 आ गया, और इसके भी मैग्नीट्यूड जो है वो 30 ही होगा, और ये 30 थोड़ा सा ये मैग्नीट्यूड आर के इक्वल होना चाहिए, ये थोड़ा सा कम बना हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक है ये। इसी तरह हम अगर आगे जाएं तो वोल्टेज डिवाइडर रूल है, वोल्टेज डिवाइडर रूल आपका बिल्कुल वही है, सीरीज के अंदर हम लोग क्या होता है हमारा भी एक आपने क्रॉस, फॉर एग्जांपल अगर आपका रेजिस्टेंस 1 है आपकी, या आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बता रहा हूँ चीज़, तो ये आपकी रेजिस्टेंस R2 है, तो आप क्या करते थे वोल्टेज क्रॉस R1 फाइंड करना था, तो क्या करते थे R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू टोटल भी, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये आपका टोटल रेजिस्टेंस होती है उस केस के अंदर, और अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी ये चीज़ रिप्लेस हो गया टोटल इम्पीडेंस के साथ, टोटल इम्पीडेंस क्या आपकी ZR प्लस ZC जो है, ठीक हो गया। और कोई भी हो सकती है इसमें, कंप्रेस और भी काफ़ी भी हो सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस भी हो सकती है, और साथ इसमें तीनों चीज़ें भी आ सकती हैं, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस भी आ सकती है, तो बेशुमार कंपोनेंट्स इसमें हो सकते हैं आर एल सी के, और जिसके क्रॉस अगर आपने फाइंड करना वही कंपोनेंट ऊपर आएगा, जिस तरह ये जेड एक्स है ये, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को बता रहा है, कैपेसिटर को बता रहा है, और इंडक्टर को बता रहा है, यानी कि अगर आपने वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करनी है अगर आपने, तो जेड आर इज इक्वल टू सॉरी वी आर इक्वल टू जेड आर डिवाइडेड बाय जेड आर प्लस जेड सी इंटू ई, ये आपकी टोटल वोल्टेज है जो सप्लाई हो रही है। सिंपल एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें आपको फाइंड करनी है वोल्टेज क्रॉस आर, वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर, ये आपको वोल्टेज गिवन है टोटल 100 वोल्ट एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, और ये 3 ओम है रेजिस्टेंस, और कैपेसिटेंस है 4 ओम। सिंपल आप लोगों ने फार्मूला लगाया कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करने, तो जेड सी ओवर जेड टोटल, ये आपका जेड टोटल में क्या है आपका दो ही इम्पीडेंसेस आपकी, एक रेजिस्टेंस की और एक कैपेसिटेंस की, ठीक हो गया। जेड आर सी प्लस जेड आर किया आप लोगों ने, जेड सी को आप लोगों ने पुट किया 4 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री, ये जो आपको मैंने डायरेक्ट ऊपर बताया है इस तरह लिखना है, और रेजिस्टेंस के पास कोई एंगल नहीं होता, तो 3 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ये दोनों आपके फेजर फॉर्म के अंदर हैं, और आप लोगों ने सिंपली इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो आपने 4 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री को आपने सिंपली -4j से कर दिया, और 3 इसी तरह आ गया, इसमें कोई इसका रियल वेक्टर आ गया खाली। तो अब इसको आप लोगों ने दोबारा जो है, क्योंकि अब इसकी जो है आपने ऊपर जो आपका वैल्यू आपके ऊपर वाली जो है आपको आप नीचे से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और ये आपके पोलर फॉर्म में, दोनों का सेम फॉर्म में होना लाजमी है। तो सिंपली आप इसको आप पोलर फॉर्म में करें तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है 5 और ये 4 डिवाइड बाई 5.8 आ गया, एंगल आप ऊपर गया तो ये प्लस हुआ, यहाँ पे मैं 33.87 आ गया, और इंटू 100 0 डिग्री, ठीक हो गया। 0.8 आपका 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपके जो एंगल है ऐड हो जाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। सिमिलरली अगर आप लोगों ने आर के क्रॉस अगर आप लोगों ने निकाले तो वही फार्मूला आप करेंगे, वी आर इक्वल टू जेड आर ओवर जेड आर प्लस जेड सी इंटू ई, जेड आर की क्या वैल्यू थी एट एन एंगल 0 डिग्री, टोटल इम्पीडेंस हमने फाइंड कर चुके हैं, जेड आर प्लस जेड सी किसके इक्वल है, वो आपकी ये फाइंड हुई हुई है, ठीक हो गया, ये आपको लिखी हुई है।
सिंपली अगर ये आपने डिवाइड किया, अगर आपको ऊपर चले गया प्लस हो गया, आपका 50 वोल्ट आ गया और एंगल आपका 53.13 आ गया। अच्छा, ये लास्ट एग्जांपल हम लोग करने लगे हैं इस लेक्चर के अंदर। इसमें आप लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर रूल को यूज़ करते हुए आप लोगों ने वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और इंडक्टेंस के क्रॉस फाइंड करनी है, वोल्टेज और कैपेसिटेंस के क्रॉस फाइंड करनी है, और साथ ही साथ आप लोगों ने V1 फाइंड करना है, जो कि आपका है, ये उसने पोटेंशियल डिफाइन किया हुआ है इस जगह के ऊपर, ये आप लोगों ने V1 फाइंड करना है। V1 तो आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हो यहाँ पे KVL लगा के। KVL जब लगाओगे आपका तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस साइन से निकल रहा है तो आपका E आ जाएगा, प्लस E, और ये नेगेटिव से यहाँ से लीविंग कर रहा है तो माइनस VR इक्वल टू आपका V1 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस V इक्वल टू 0। ठीक है, V आपका उधर चला जाएगा क्योंकि ये आपका प्लस है पोटेंशियल और ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल है, ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड ग्राउंड है। तो आपका V वहाँ पे चला जाएगा राइट साइड के ऊपर, तो आपका V इज इक्वल टू ई प्लस ई माइनस वी आर हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। ये हम आप आगे नेक्स्ट में देखेंगे, हमने ई हमें पता है वैल्यू क्या है, वी आर हम लोगों ने फाइंड करना है, तो वी आर फाइंड करना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, वी आर सीरीज सर्किट है तो आपका वी आर क्या हो जाएगा, आपका वी आर इज इक्वल टू जेड आर डिवाइडेड बाय जेड टी इंटू ई। ठीक हो गया। तो जेड टी आपको पता है क्या है, सम ऑफ ऑल जो इम्पिडेंसेस हैं, यहाँ पे आपके तीन इम्पिडेंसेस है, एक रेजिस्टेंस की बनेगी इम्पिडेंस, एक इंडक्टर की और एक कैपेसिटेंस की। ये आपकी सारी इम्पिडेंसेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। आपका ये जो है 6 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री आपकी रेजिस्टेंस के केस में आ गई, 9 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आपके इंडक्टेंस के केस में, और 17 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री आपके कैपेसिटर के केस के अंदर, और ये आपकी वोल्टेज आ गई 50 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब आप देखो इस चीज़ को आप लोग जो है नहीं यानी कि ऐड कर सकते, क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि फेज डिफरेंस इनके अंदर आपका 180 डिग्री का नहीं है, तो आपके जो इनके मैग्नीट्यूड्स आपको ऐड नहीं कर सकते, ना इनका फेज एंगल्स जो हैं यहाँ पे इनके जो फेजेस हैं वो सेम है। तो बेहतर ये है कि आप इन सब को जो इनके रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो, तो सिंपल डायरेक्ट आपको बताना चाहिए कि इसके रजिस्टर्स के केस के अंदर आपका कोई इमेजिनरी नहीं हो, सिर्फ कोई इमेजिनरी नहीं होता तो सिर्फ रियल होता है, तो आपका 6 आ जाएगा। इस तरह आपका जो इंडक्टर्स के अंदर सिर्फ इमेजिनरी होता है और ये कैपेसिटर है उसके अंदर भी इमेजिनरी है। डिफरेंस क्या होता है कि कैपेसिटर के केस के अंदर आपका इमेजिनरी माइनस में आ जाता है और इंडक्टर के केस के अंदर आपका इमेजिनरी प्लस के साथ आ जाता है। सिंपल आपका इसका मैग्नीट्यूड होगा वो 9 हो जाएगा और 90 जो है रिप्लेस होगा जे के साथ, 9 जे आ गया। और आपका जो कैपेसिटर के केस के अंदर आपका 17 है और जो आपका -90 वो आपका ये माइनस जे आ गया, ये कैपेसिटर के केस में कन्वर्ट हो गया। या आप इसको करें सॉल्व इसको करते तो -8 ये हो जाएगा, ये 6 - 8 जे आ गया। 6 - 8 याद रहे कि आपका जो हमेशा आप लोगों ने फेजर फॉर्म बनानी होती है, आपके पास दो कंपोनेंट्स होने चाहिए या एक कंपोनेंट होना चाहिए। इस तरह ऊपर आपके पास एक कंपोनेंट है तो आप आराम से आप लोगों ने 6 - 0 डिग्री, नीचे आपके पास तीन अगर कंपोनेंट है जिसमें से दो अगर आपके पास रियल है या दो दो इमेजिनरी है, तीन इमेजिनरी है, तीन रियल है, तो उन सब का आप एडिशन करोगे तब आप लोगों के पास ये दो आने चाहिए, आपके पास इमेजिनरी वैल्यू की आनी चाहिए और आपके पास रियल वैल्यू आनी चाहिए, जिस तरह की यहाँ पर कुछ हो रही है। 6 - 8 जी आपके पास आराम से आ गया, आप इसको आराम से आप कर सकते हो कन्वर्ट वैसे फॉर्म कर, ये आपका एक्स कंपोनेंट है और ये आपका जो है ये 8 जो है आपका वाई कंपोनेंट है। इसलिए आप इसको कन्वर्ट करो, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये उससे फॉर्मूले से आएगा, क्या होगा 6 स्केयर प्लस 8 स्केयर। ठीक, 6 स्केयर प्लस 8 स्केयर, और आपका जो एंगल आएगा वो आपका आ जाएगा tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। इसमें वाई का आपका 8 है, -8 है, -8/6। ठीक, और इस तरह आपका एंगल जो है आपका आ गया -53.3, या अगर डिवाइड करोगे सारा करोगे आप कैलकुलेशन तो आपका -53.3 आ जाएगा, और आपका जो मैग्नीट्यूड है आपका, ये आपका मैग्नीट्यूड है वो आपका आ गया 10 आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक,
सिंपल 6/10.6 आ गया, एंगल आपको ऊपर चला गया, पॉजिटिव हो गया आपका। इसके साथ जो वोल्टेज की जो वैल्यूज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड 0.50 से मल्टीप्लाई होगा 30 आ गया, और एंगल आपके जो है ऐड हो जाएंगे और 83.13 आ गया। ये आपका था फाइंड किया आप लोगों ने वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस। सिमिलरली आप लोगों ने जब फाइंड करनी है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, वी एल इक्वल टू जेड एल डिवाइडेड बाय जेड टी इंटू ई। ठीक। और सेम इसमें आपका ये सेम है कि आपका जेड टी जो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इस जेड टी को, ये आपका जेड टी है। और जेड एल आपको पता है कि क्या वैल्यू है इसकी, जेड एल की है आपकी 9 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये जैसा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब आपको, तो इतना यहाँ तक हो जाना चाहिए कि क्या चीज़ आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या चीज़ आप थ्रू फार्मूला कर सकते हो। और आपको ई की वैल्यू आपको पता है कि 50 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है। सिमिलरली आपके यहाँ पे सिंपल ये डिवाइड हो जाएंगे, जेड टी की जो वैल्यू आपको 10 9 डिवाइड बाई 10 होगा 0.9 आ जाएगा, और एंगल जो है 90 प्लस 53.13 हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हुआ 90, ये एंगल ऊपर चला गया, 50 ये ऐड हो गया, और 9 डिवाइड बाई 10.9, और सिंपल ये वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली आप लोगों ने जो है वी सी अगर फाइंड करना है, तो वी सी भी बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करना आप लोगों ने, जेड सी डिवाइडेड बाय जेड टी और इंटू ई। ठीक। जेड टी आपको पता है, जेड सी आपको यहाँ से आप लोग निकाल लोगे, क्या है इसकी 17 है, 17 एट एन एंगल ऑफ -19 -9 सॉरी 17, ये आपके पास क्या है 17 सॉरी 17 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री। ठीक हो गया। और सिंपली इनके जो ऊपर भी आपके पास फेजर फॉर्म के अंदर, जेड टी भी आपके पास फेजर फॉर्म के अंदर, सिंपली आपके डिवाइड हो जाएंगे। फेजर फॉर्म या पोलर फॉर्म दोनों एक ही है, और इनको आप मल्टीप्लाई करें आपकी इसकी पोलर फॉर्म के अंदर, ई के जो आपके पास के बना 50 और 30 डिग्री, यहाँ पे ये हुआ हुआ है, ये चीज़ कैपेसिटर के केस में कैलकुलेट हुई है। फिर आपको कैपेसिटर की आ जाएगी वोल्टेज 85 वोल्ट एंगल मैंने 6.87। आपके पास आ गया वीसी भी आ गया, वीएल भी आ गया, तो आप लोगों ने वी वन निकालना था, तो आपको सिंपली ई माइनस वी आर था। ई आपके पास ये 50 वोल्ट एट एंगल 30 डिग्री, और वी आर जो है आपके पास 30 एट एंगल ऑफ दिस आया हुआ है, ये देखें आपको यहाँ पे हुआ हुआ है कैलकुलेट 50 एट एंगल 30 डिग्री वोल्टेज, टोटल वोल्टेज की वैल्यू है, और जो वी आर है वो आपको ये गिवन है। आप इसमें इसको आप देखो, आप नहीं कर सकते इसमें कैलकुलेशन डायरेक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको फिर इसके जो एंगल्स हैं उनमें आपस में 180 का डिफरेंस नहीं है, होना ही सेम एंगल है। तो हम लोगों ने बेहतर ये है कि आप इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, आप रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए कन्वर्ट्स हैं, आपने ये इसको कन्वर्ट किया है, और ये भी आपको कन्वर्ट किया, जिसमें आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म चाहिए होता है, आपके पास रियल वैल्यू चाहिए, इमेजिनरी वैल्यू चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी इमेजिनरी। रियल आपका रियल आपस में आपके ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए, जिसमें आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मैंने 39.7 आ गया, और जे जो है आपका यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आपका 4.8 आ गया। इसको आप दोबारा आप कन्वर्ट कर लो फेजर फॉर्म के अंदर, तो आपके पास ये मैग्नीट्यूड आ गया। फेजर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपका सिंपल यही तरीके, यही वाले फार्मूले यूज होंगे आपके जेड वाले जो है। थीटा आपके पास ये आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड आपके पास ये आ जाएगा, 40 आ गया मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास एंगल आ गया। यही चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे आरसी सर्किट का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।